Hello everyone. So we are here with your last MCQ series of science, lecture 11. So I have tried to put on कि सारे जितने भी important questions थे we could revise some of them और कुछ new questions जो आपने पहले नहीं देखे हैं and आपके previous exams में आए हुए हैं I have tried to put on all the questions जो आपके लिए important हैं. Okay. So I hope everyone is ready for your last session of this series of science. Let's start. First question is, which one of the following is a renewable source of energy? A. Natural gas, B. Wind energy, C. Petroleum और D. Nuclear energy. इन चारों में से कौन सा renewable source of energy है? ओके सो योर करेक्ट आंसर इज बी विंड एनर्जी. विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो नेचुरल सोर्स रिन्यूएबल वो हो गया जो नेचुरल सोर्स से आती है एंड ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती है. इट डजंट गेट एग्जॉस्टेड. ठीक है, तो विंड एनर्जी इन चारों में से वो है. बाकी जो पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सारी जो है नॉन रिन्यूएबल हैं, ये विद टाइम एग्जॉस्ट होंगी. ठीक है, तो विंड एनर्जी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, और इवन ये विंड एनर्जी अगर पूछा जाए तो किसके लिए यूज की जाती है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और इवन जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है विदाउट बर्निंग एनी फ्यूल, मतलब कोई फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता है और ये कुछ पल्यूट भी नहीं करता है. सो दिस इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, द ओनली वाइल्ड एस सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड एट A. Barmer in Rajasthan, B. Jaisalmer, C. Run of Kutch और D. Daman. वाइल्ड एस सेंचुरी जो है इंडिया में कहाँ मिल रही है, कहाँ पर है? सो करेक्ट आंसर इज सी रन ऑफ कच्छ, जो कहाँ है? गुजरात में है. ठीक है, और ये कितना एरिया कवर करती है? 4954 किलोमीटर पर स्क्वायर ऑफ एरिया को कवर करती है. तो वाइल्ड एस सेंचुरी इन इंडिया कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में. फाइन, चले आगे. इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ए. ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, B. Carbon dioxide, transporting the carbon dioxide, C. Initiating clotting of blood और D. Immunity. Platelets किसके लिए required होते हैं in the blood? तो सी इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, मतलब ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द इंजरी. जब भी कोई इंजरी हो जाए, तुम्हें लग वगैरह जाए, उस टाइम ब्लड क्लॉटिंग में दे हेल्प अ लॉट. फाइन, और ये कहाँ फॉर्म्ड होता है? ये फॉर्म्ड होता है बोन मैरो में. कहाँ? बोन मैरो में. ठीक है, सो ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है. चलें आगे. सी इज योर करेक्ट आंसर. अ सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. पहले रेस्ट से स्टार्ट हुई. एक्सेलरेट्स टू द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम 10 सेकेंड. व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सुपर बाइक? ए. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और D. 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्लीज टेक आउट योर आंसर्स. फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक आउट द आंसर. So your correct answer is A. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपको फॉर्मूला क्लियर होगा सो विल गेट इट. क्या होता है फॉर्मूला? V इजिकल टू, अब हमें दिया क्या क्या है पहले वो देख लो. हमें दिया है कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है.
फिर उसने एक्सेलरेट करके वो 10 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 10 मीटर पे। टाइम कितना ले रहा है, दैट इज 10 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और t दिया हुआ है। तो वाइल पुटिंग इनटू द फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v तुम्हारा क्या है 10 है, u 0 है, a तुम्हें निकालना है एंड t तुम्हारा है 10 सेकेंड्स। तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 10/10 दैट इज 1 मीटर per second square. So A is your correct answer. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Which attribute of sound wave is related to loudness of sound? कौन सा साउंड वेव, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है साउंड वेव का जो रिलेटेड है लाउडनेस ऑफ साउंड से? ए एम्पलीट्यूड, बी फ्रीक्वेंसी, सी पिच और डी स्पीड। सो योर करेक्ट आंसर इज ए एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है ऑफ अ साउंड वेव ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, लाउडनेस और वॉल्यूम को। ठीक है, क्या करता है, डिटरमाइन लाउडनेस या वॉल्यूम को। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडर साउंड होगी, और जितनी कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी सॉफ्टर साउंड होगी। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following gases is not responsible for global warming? A. Water vapor, B. Oxygen, C. Nitrous oxide और D. Methane। कौन सा है इन चारों में से जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? सो योर करेक्ट आंसर इज बी ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन ही ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प नहीं करता और ग्रीन हाउस गैसेस फॉर्म नहीं है। ठीक है, सो वाटर वेपर तुम्हारा हो गया, नाइट्रो ऑक्साइड, मिथेन, अदर भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देन नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ओजोन हो गई, दीज ऑल आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, एक्सेप्ट द ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में और भी बाकी दिए जा सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर। वाटर वेपर, नाइट्रो ऑक्साइड, मिथेन, ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन विच डजेंट कॉन्ट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, so let's move on to the seventh question. After diagnosis of disease in a person, the doctor advises the patient iron and folic acid tablets. The person is suffering from A. Osteoporosis, B. Anemia, C. Goiter or D. Protein energy malnutrition. अगर एक तुम्हें सिचुएशन दी है कि एक पर्सन को डिजीज़ है और उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खाने को, तो उसको किससे सफ़र करे या किस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई है या इट इज़ सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़? ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज बी एनीमिया। एनीमिया होता क्या है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की, है ना, तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हम आयरन या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेते हैं। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस तो तुम्हें पता है, इसमें क्या हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाती हैं बोन। क्या हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं बोन। ओके, गोइटर हो गया, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द नेक। इसमें क्या होता है, तुम्हारी नेक स्वेल हो जाती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया कि इसमें तुम्हें डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन और एनर्जी की, यू आर नॉट टेकिंग इनफ ऑफ द प्रोटीन। फाइन, तो एनीमिया है जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड्स तुम्हें दिए जाते हैं। चले, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, द प्रेशर exerted by 760 mm column of mercury at 0 degree Celsius is known as A 1 Pascal, B 1 bar,
C 1 atmosphere or D 1 poise? तो प्रेशर एक्सर्ट जो होता है बाय अ 760 mm कॉलम ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज C1 atmosphere. 1 atmosphere is called as the pressure exerted by 760 mm column of mercury at 0 degree Celsius. ठीक है. 1 पास्कल क्या होता है कि 1 पास्कल क्या होता है, कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पे ऑन 1 स्क्वायर मीटर. ठीक है. एक बार क्या होता है, ये मेट्रिक यूनिट है किसकी, प्रेशर की. ये पता होना चाहिए, ये कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है. ठीक है. और 1 पॉइंट क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को मेजर किया जाता है. ठीक है. जिसमें 1 फोर्स लगती है 1 डाइन. ठीक है. तो ये तुम्हें 4 टर्म्स पता होनी चाहिए. सो योर करेक्ट आंसर इज 1 एटमॉस्फेयर, सी. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ A. veins and arteries, B. lymph vessels and nodes, C. capillaries and veins, and D. blood vessels, heart and blood. So circulatory system किससे बना होता है? It is made up of, your correct answer is D. blood vessels, heart and blood. ठीक है. D is your correct answer. Let's move on to the last question of your set 21. Which one among the following statements about thermal conductivity is correct? A. Steel has the greater conductivity than wood and greater conductivity than water. Then next is steel, then water and then wood. C is water, then wood and then steel. And D is water, steel and then wood. थर्मल कंडक्टिविटी की रैंकिंग करनी है. इन द ग्रेटेस्ट फॉर्म की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम. सो यू हैव बीन गिवन द 4 ऑप्शंस. सो योर करेक्ट आंसर इज बी. स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, वाटर की सेकंड है एंड लास्ट पे है वुड की. थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है कि एबिलिटी टू कंडक्ट और ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है. और ट्रांसफर ऑफ हीट, और इसको किससे सिंबलाइज किया जाता है, बाय के, थर्मल कंडक्टिविटी को. ठीक है. इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट और द ट्रांसफर ऑफ हीट. तो ट्रांसफर ऑफ हीट सबसे ज्यादा स्टील की होती है, देन वाटर की एंड देन वुड की. ओके. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके everyone, so we have completed 10 questions of today. Let's move on to the set 20, the last 10 questions of your series of science. Let's move on. तो पहला क्वेश्चन है, which among the following is the hardest part of a body? A. skull bones, B. thumbnails, C. rib bones और D. enamel of teeth. आई होप सबने अपने आंसर्स लिखे होंगे एंड सबने अच्छा ही स्कोर किया होगा. सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स लिखते रहिए. दिस इज़ योर लास्ट सेशंस. आई वांट कि सब एक्टिव रहे एंड सब आंसर दें इसमें. तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी क्या है? डी. इनैमल ऑफ टीथ. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट
एंड मिनरलाइज्ड माना जाता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ बोन, बट जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज अ टिश्यू। तो अगर आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी, दैट इज इनामल ऑफ टीथ। टीथ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, पर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको इनामल कहते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रॉप? ए ऑक्सीजन, बी सल्फर, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन। किस कंपोनेंट इनमें से किसका एलिमेंट का एलोट्रॉप नहीं है? सो 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू। प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। सो योर करेक्ट आंसर इज सी नाइट्रोजन। अब पहले एलोट्रॉप होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, मतलब वो एलिमेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सेम एलिमेंट है पर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसकी कोई डिफरेंट फॉर्म या एलोट्रॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक इसका डायटोमिक गैस बनाने की कोशिश करता है पर वो भी अनस्टेबल फॉर्म में होती है। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ एलोट्रॉप, ठीक है, जिसका कोई एलोट्रॉप नहीं होता दिस एलिमेंट, ठीक है। अब ऑक्सीजन की भी होती है, डायटोमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। सल्फर की होती है रोम्बिक। ये आपको एलोट्रॉप्स पता होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रोम्बिक, मोनोकोलिन, ठीक है। कार्बन का भी होता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो आपको किसी का भी एलोट्रॉप पूछा जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम, सो प्लीज यू शुड नो ऑल द एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अ बॉडी वेज 10 kg ऑन द इक्वेटर। 10 kg है इक्वेटर पे, एंड एट द पोल इट इज लाइकली टू वे। ए 10 kg ही होगा, लेस देन 10 kg होगा, 0 होगा, या मोर देन 10 kgs। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज डी, मोर देन 10 kgs। मतलब जो बेसिकली अगर बॉडी जो इक्वेटर पे अगर 10 kg है तो पोल्स पे ज़्यादा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो ज़्यादा होती है पोल्स पे। कहाँ होती है? पोल्स पे ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिवली इक्वेटर्स पे। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ही वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा जो बॉडी वे करेगी वो पोल्स पे ज़्यादा करेगी कंपैरेटिवली इक्वेटर के। सो इट इज़ मोर देन 10 kg ही होगा। इट वॉन्ट बी इक्वल टू 10 kg, नॉट लेस देन, बट इट विल बी मोर देन 10 kg, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पोल्स पे ज़्यादा होती है। ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। Let's move on to the fourth question. What type of food chain exhibits the following way of transfer of energy in ecology? Dead organism, then fungi and then bacteria. किस type of food chain है? Producer food chain है, parasitic, saprophytic और predator food chain. सो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज पैरासिटिक फूड चेन्स। अगर हमें दिख रहा है फंजाई और बैक्टीरिया को अपना खाना कहाँ से मिल रहा है? डेड ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरासिटिक फूड चेन। ओके, बी इज योर करेक्ट आंसर।
सॉरी, सी, आई एम रियली सॉरी, सी, सैप्रोफिटिक। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। सो दिस इज योर सेप्रोफिटिक फूड चेन। फाइन, सी इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी नॉट द डी, सॉरी बी नहीं है, सी है, दैट इज सेप्रोफिटिक फूड चेन। Let's move on to the fifth question. A forest and trees and a forest of trees and undergrowth plants inhabited by animals and rooted in soil containing bacteria and fungi is an example of A. Hybrids, B. Biomass, C. Endangered species or D. Biological community. तो फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज होते हैं और जहाँ पे अंडरग्रोथ प्लांट्स हैं और जहाँ पे एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई भी हैं, उस एरिया को क्या बोला जाता है? सो इट इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। डी इज योर करेक्ट आंसर। इस जहाँ पे तुम्हें प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ट्रीज सब कुछ मिल रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सब अपनी आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. Ozone is gas made up of 4 oxygen atoms, 2 oxygen atoms, 3 oxygen atoms और 5 oxygen atoms. ओजोन गैस कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बनी होती है? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, 3 ऑक्सीजन एटम्स. ओजोन को हम O3 से भी प्रेजेंट करते हैं. बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर पे एंड ट्रोपोस्फेयर पे. ठीक है, ये दोनों लेयर्स जो हैं ऑफ हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है. स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर आपको मिलेगी. सो वही कहा जाता है इन द स्ट्रेटोस्फेयर में बैड जोन एंड ट्रोपोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में यू विल गेट एज stratosphere, it will be strato जो होती है that is your good zone and troposphere which is near the earth, वो जो कंसिडर की जाती है बैड जोन. ठीक है, तो इसमें किससे कहा जाता है? O3, दैट इज 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन. Which of the following is not a cause for the loss of biodiversity in general? A. Co-extinction, B. Alien species invasion, C. Overexploitation or D. Reforestation. इनमें से कौन सा कॉज नहीं है ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल? Co-extinction, alien species invasion, overexploitation and reforestation. So your correct answer is D, reforestation. Reforestation का कोई भी मतलब they don't contribute in the loss of biodiversity, क्योंकि reforestation क्या होता है कि हम replantation कर रहे हैं. रीप्लांटेशन करना उस एरिया में, मतलब हम प्लांटेशन कर रहे हैं उस एरिया में, तो वो कैसे नुकसान देगा? सो इट इज कंसिडर्ड एज इट इज बेसिकली रिजुविनेट करेगा. सो रिफॉरेस्टेशन वो है. बाकी जो को एक्सटिंक्शन है, एलियन स्पीशीज हो गए कि दूसरे भी जो एनिमल्स हैं या कुछ प्लांट्स हैं उस जगह आ चुके हैं. ठीक है, को एक्सटिंक्शन करना कि अब जो एक जगह के प्लांट्स हैं अब वहाँ पे दूसरी तरह भी आ गए, इन्वेजन्स हो चुकी हैं. ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, रीयूज़ करना, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ का यूज़ करते जाना. सो दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जबकि रीफॉरेस्टेशन हो रहा है रीप्लांटेशन करना. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. 8th,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, बी इवेपोरेशन, सी बर्निंग ऑफ कोल और डी मेल्टिंग ऑफ आइस. कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का? ठीक है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल. जब हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्शन होती है किसकी? हीट की. किसकी प्रोडक्शन होती है? हीट की. मतलब जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. तो बेसिकली यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना. जबकि जो बाकी हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है? दीज आर बेसिकली द फिजिकल चेंजेस. यहाँ पे क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. इसमें फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं. पर केमिकल चेंज कहाँ टेक प्लेस करता है? बर्निंग ऑफ कोल में. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज usually used in cold countries to melt ice accumulated on the road during winters? A. Salt, B. Urea, C. Boric acid or D. Hydrogen peroxide. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए. सॉल्ट. तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जब बेसिकली जब कोल्ड कंट्रीज जहाँ पे स्नो होती है वहाँ पे आइस को मेल्ट करने के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है? कौन सा सब्सटेंस? दैट इज सॉल्ट. ठीक है, अब क्या होता है? जब वाटर, जो पानी है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस अपना रीच करता है तो वो क्या करता है? आइस फॉर्म कर लेता है. क्या फॉर्म करता है? आइस फॉर्म करता है. इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब हम सॉल्ट डालते हैं बेसिकली ये रिड्यूस कर देता है आइसिंग को और उसको वाटर फॉर्म में करता है कि स्नो पिघल सके. ठीक है, सो सॉल्ट इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंस जो यूज किया जाता है रिमूव करने को आइस विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड. ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन. Which among the following is incorrect with respect to the properties of charcoal? अब चारकोल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? It has low calorific value than wood. It exists in a solid amorphous state. It is a low density compound. It acts as a good absorbent. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? Okay, so your correct answer is A. A is incorrect. It has low calorific value होती है, इसकी higher calorific value होती है than wood. मतलब it can produce more heat than wood. जो चारकोल है it can produce more heat than wood. तो इसलिए इसकी high calorific value होती है, ना कि low. So ये incorrect था. बाकी तीनों प्रॉपर्टीज हैं चारकोल की. ये एमॉर्फस स्टेट में होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और लो डेंसिटी कंपाउंड है. ठीक है, दूसरा है ये गुड एब्जॉर्बेंट है. ऑब्वियसली इसमें पोर्स होते हैं तो ये जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सो ये बाकी 3 प्रॉपर्टीज हैं चारकोल की, पर पहली नहीं थी, दैट इज ए. सो ए इज योर इनकरेक्ट वन. सो दैट इज योर आंसर. ठीक है, सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन एंड आई होप आपके अभी तक 11 सेशंस हुए थे एंड दे वर यूजफुल टू यू. आपने प्रैक्टिस किए होंगे. जहां आपको क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे प्लीज़ वापस जाइए, रिपीट कीजिए एंड सी कि कौन से आपके आंसर्स गलत थे, सो यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. सी द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट इज द
बेसिकली सोल्यूशन, यू हैव टू गो फॉर इट. आप रिवाइज कीजिए, यू विल गेट द आंसर्स देयर ओनली. ठीक है. अब 28 जैन को तुम्हारा एग्जाम है. ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन. आई नो, आई विश यू अ लक कि आई नो कि सबका अच्छा ही होगा. सो हैव पेशेंस, आराम से, यू विल डू इट वेल. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू.